किस देश से क्या लिया गया है। जैसे कि मान के चलो तीनों न्याय, अब तीनों न्याय कौन से हैं, प्रस्तावना पता है कि नहीं पता, नहीं पता। अभी देखो तो मैं सब प्रस्तावना सब सुनाऊंगा तो बोलोगे यार मार्ट साहब तुमको तो प्रस्तावना पता नहीं है, हमसे बोल रहे हो कि प्रस्तावना याद करो। तो भैया देखो याद कर लो, अच्छी बात है यार, राष्ट्रभक्ति वाली बात है ये तो है। अपने अपन से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है, अपने आप में तो अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मान के चलो यार, समझ रहे हो मेरी बात। तो याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमने कर ली है तो भी हम जी रहे हैं, तुम कर रहे हो तो तुमने नहीं करी है तो भी तुम जी रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यवस्थाएं सब चली रही हैं, समझ रहे। अब देखो भैया, लेकिन इन चीज़ों से क्या होता है, देखो मेंस में फ़ायदा आता है, प्रस्तावना लिखने आ जाती है 5 मार्कर में। अब तुम तो नहीं पता जी चीज़ें, अब भैया तुम पहले प्रीवियस पेपर देखो, तुम व्यवस्था में उलझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो भैया आ जाती है 5 मार्कर में, प्रस्तावना लिखने आ जाती है, लिख लोगे तो 5 नंबर में से 3 तो मिल ही जाएंगे, है ना। कचू मतलब ठीक ठाक लिख दोगे अच्छी कहाँ से, 3 नंबर 3.5 नंबर अच्छे कहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर व्यवस्था बन गई तुम्हारी, और एक नंबर की मारा मारी है भैया, है ना। वरना देखो तुम समझ रहे हो, पंचवर्षीय योजना बन गई है, वो तो 2018 के 2019 वाला रिजल्ट देख रहे हो, अभी तक नहीं आया। तो अब भैया डिपेंड तुम पे कर रहा है, पंचवर्षीय योजना में जाके घुसना है कि अपनी भैया 1 आध साल में निबट जानी है, अपनी 1-2 साल में तैयारी करके अपने को सिलेक्शन लेना है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जैसे जानो। अब मैं ज़्यादा समय नहीं करूँगा, 3 मिनट हो गई है, तो मुझसे खुद बोलो, 2 मिनट से ऊपर हो गया, मतलब 30 मिनट चालू हो गई है। अब तो मुझसे बोलोगे सर ये फालतू बातें कर रहा, फालतू बातें नहीं कर रहा, देखो काम की बात सुनो मेरी बात। देखो अपन क्या करने वाले हैं आज, अपन करने वाले हैं MPPSC 2023 में जो टॉपिक आने वाला है, राज्य व्यवस्था, जिसे बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो पॉलिटी। तो पॉलिटी में एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसका टॉपिक का नाम है संविधान के परिचय। उस संविधान के परिचय में एक भाग आता है, एक छोटा सा सब पॉइंट आता है, वो आता है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, और आप यकीन मानिए ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी वैसे ही संविधान के स्रोत जो है आपके दिमाग में घुसने वाले हैं, बैठने वाले हैं, और उनको आप कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो यकीन करो और आगे सुनते रहो, समझ गए मेरी बात। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार, इतना ही बोल सकता हूँ। तो भैया ये तुम्हारे सामने संविधान का स्रोत, यानी संविधान के जो स्रोत हैं। अब इसमें क्या व्यवस्था हुई, देखो मेरी बात सुनो। BN राव साहब, पेनिकल रामा राव साहब गए, और भैया इन्होंने सबसे पहले जाके 60 दिन की यात्रा करी। 60 दिन मतलब 60 देश, दिन नहीं 60 देश, 60 देश। अब तुम तो भैया अभी भोपाल से इंदौर नहीं आ पा रहे, इंदौर से भोपाल नहीं जा पा रहे, लेकिन भैया ये उस समय बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ये सोचो कि अंबेडकर साहब और BN राव साहब दोनों ही बहुत लेवल के व्यक्ति थे, पूरी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ये दोनों ही थे, ठीक है। देखो यार अब थोड़ी सी मेरी बात सुनो, कैसे पढ़ने वाले हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि सर आप कैसे बताओगे, तो आपके सामने फॉर्मेट देख ही लिया होगा मैंने, है ना। देखो जुकाम वुकाम मेरे को भी हो रहा है, अच्छे से सुनो आराम से, ठीक है। तो अपना टॉपिक क्या है भैया, टॉपिक है अपना संविधान के स्रोत। क्या है भैया टॉपिक, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत लिखना जरूरी रहता, नहीं तुम बोलते हो वैली सर पढ़ा कर रहे हो समझ में नहीं आया। संविधान के स्रोत, अब संविधान के स्रोत में बारे में आप विस्तृत रूप से जानोगे, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि भैया लाइन से लिया गया कि भाई भारत शासन अधिनियम आया 1935, जैसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, वहाँ से क्या लिया गया, ब्रिटेन के द्वारा क्या लिया गया, आयरलैंड के द्वारा क्या लिया गया, है ना। फिर अमेरिका से क्या लिया गया, फिर जर्मनी से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, बहुत सारे देश जो हमसे पहले संविधान अपना बना चुके थे, है ना। जैसे 1215 में मैग्ना कार्टा बन चुका था, तो वहाँ से हमने भैया मैग्ना कार्टा में हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, है ना। तो भैया ये सारी देखो क्या होता है यार, आप कोई लोग बोलता है ना कि हमने किसी से कॉपी किया है, पर कॉपी कुछ नहीं होता है, मेरी बात सुनो। अब अगर संविधान कोई टीचर पढ़ा रहा है तो भैया आर्टिकल 21 में वो भी बोलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मैं भी बोलूँगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दूसरा भी बोलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये कॉपी हुआ क्या, ये कॉपी हुआ क्या, जो है चीज़ वो तो बोलनी ही पड़ेगी। अब फंडामेंटल राइट्स में व्यक्ति के अधिकारों की बात है, तो भैया अधिकार जो है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, ये तुम बोलोगे वही वो बोलेंगे, वही दूसरे देश बोलेंगे, कोई अलग तो नहीं है, समझ लो। और हर चीज़ को जांचना परखना हमारे अनुसार, यानी हमारे देश की काल परिस्थिति के अनुसार उस चीज़ को अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय। सोचो आज कितनी बड़ी चीज़ है कि यार 70 साल तक भी हमारा संविधान अच्छे से काम कर रहा है ना, वरना ना जाने कितने संविधान टूट गए और कितने बन गए किसी देशों के, तो ठीक है। अब देखो व्यवस्था वाली बात सुनो। अब पहली चीज़ अपनी स्टार्ट हुई है कि भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसका मतलब ये है कि भैया भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, उससे संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई, जो भारत शासन अधिनियम में लिखी गई थी, जोड़ी गई थी, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहाँ से अभी वर्तमान जो संविधान बन के तैयार हुआ है हमारा, उसमें हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। अब देखो एक तो हो गई संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था, अब तुम देखो एक चीज़ आगे आएगी, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में आएगा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अब तुम बोलोगे सर ये संघीय व्यवस्था जहाँ भी तुमने ऐड कर दिया, जी क्या समस्या का विषय, तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर बोला गया कि संघीय व्यवस्था के बारे में
कि भाई संघ की एक व्यवस्था होगी, यानी कि एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ होगा। संघ जो है राज्यों को निर्णय देगा, मतलब ये चीज़ें आगे एक व्यवस्था बनेगी, संघ सुप्रिय रहेगा, ये चीज़ होगी। तो जो संघीय व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने ऐड की है, ठीक है, वहाँ से जोड़ी है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा राज्यपाल का पद। अब देखो भैया, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद नहीं सॉरी, राज्यपाल का कार्यकाल। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है भैया? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए तो किसी राज्य में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र का एक अपॉइंट मतलब एक मेंबर होता है, क्या होता है, राज्यों में प्रशासन शासन व्यवस्था सही सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही है, तो केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है राज्यों में, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट ऐड क्या किया गया कि राज्य न्यायपालिका का ढांचा। अब भैया देखो, न्यायपालिका कैसी है? न्यायपालिका हमारी है एकात्मक न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का ढांचा जो होगा, न्यायपालिका का ढांचा जो है वो कैसा है? एकात्मक, यानी कि सबसे ऊपर सुपीरियर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट विभिन्न राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है, तो क्या विभिन्न राज्य अपने निर्णय दे सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है वो क्या है? एकात्मक है। तो सॉरी, सुपीरियर क्या है? सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। किसी भी राज्य के फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकार रखता है, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात? सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो सभी राज्यों पर, सभी देश के सभी नागरिकों पर, सब पर लागू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायपालिका का ढांचे में एकात्मकता है। नेक्स्ट आ गया कि भैया लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग तुम MBBS समझ लेना, मत समझ लेना। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है जो 1926 में बनाया गया, ठीक है। तो 1926 में उस समय बात हुई कि भैया एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, तो 1935 के अधिनियम में उसे जोड़ दिया गया। तो जैसा का जैसा 1935 के अधिनियम में जस का तस उठा के हमने संविधान में जोड़ दिया। समझ में आ गई मेरी? तो क्या क्या चीज़ें ली गई हैं एक बार देख लो। संघीय व्यवस्था ली गई है, राज्यपाल का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है वो लिया गया है, न्यायपालिका का ढांचा लिया गया है जो कि एकात्मक न्यायपालिका का ढांचा है हमारा, लोक सेवा आयोग लिया गया है, और एक और लिया गया है भैया आपातकालीन उपबंध प्रक्रिया। आपातकाल किस तरह लगाया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये व्यवस्था जो है आपातकालीन उपबंध जो है वो लिया गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, वो चीज़ें मैं सब क्लियर करते जाऊँगा। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बाकायदा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्था तरीके से बताई जाएंगी। अब मेरी बात समझ रही? देखो यार, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर में, प्रीलिम्स में, मेंस में तो ठीक है, प्रीलिम्स में ना आपकी 1 से 2 क्वेश्चन आने की, एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है पॉलिटी के इस टॉपिक से। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। समझ गए? नेक्स्ट आपका है भैया कि ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो देखो यार ब्रिटेन से क्या लिया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था से सुनो। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। अब मुझे बताओ, एकल नागरिकता क्या अमेरिका से नहीं ले सकते थे? बताओ, नहीं ले सकते थे सर। अमेरिका से इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि यूएसए में, अमेरिका में तो भैया ऑलरेडी एक यूएस की एक नागरिकता हो गई, एक कैलिफोर्निया की हो गई, है ना। मतलब स्टेट की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी आपको और कंट्री की तो अलग से है ही है। तो वहाँ से तो एकल नागरिकता आने का मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिए? सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए हमने लिए ब्रिटेन से। वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट आ गया हमारा परमाधिकार। अब परमाधिकार की व्यवस्था क्या भी है? तो परमाधिकार ये क्या है? ये रिट होती है एक, आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, अपनी किसी भी प्रकार की रिट को लेकर। यानी कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, जिस भी संस्थान है, जैसे कोई भी पुलिस क्या बोलते हैं उसको, पुलिस थाना है, कोई भी है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा उसको कि भैया जो व्यक्ति तुमने बंदी बनाया है उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित करो। समझ गए? हैबियस कॉर्पस जिसे बोलते हैं, मूवी भी बनी थी, बहुत अच्छी मूवी है। तो उन्हीं 5 रिटों में से एक रिट है परमाधिकार लीग, ठीक है। अब ये विस्तृत जानकारी आपको जो है मैम देंगी, पॉलिटी आपको मैम पढ़ाएंगी, वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मैम के द्वारा पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। हम अभी यहाँ पर सिर्फ एक ब्रीफ ले रहे हैं, इंट्रो, किसका, संविधान के स्रोत क्या क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो परमाधिकार लेख समझ में आ गया। राज्य अध्यक्ष नाम मात्र होना। अब देखो राज्य अध्यक्ष को ऐसे बोलो, राज्य का अध्यक्ष जो है वो नाम मात्र का होगा। अब राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का मतलब
मतलब जो प्रेसिडेंट हैं सारे काम उनके नाम से होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन नाम मात्र के, उनको कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। सेम जैसे ब्रिटेन में है कि भैया राजा जो है नाम मात्र के हैं कि हाँ भाई राजा का शासन है, मतलब आप शासन करो, लेकिन जो भी प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उसको नहीं होगी, वो वहाँ के प्रधानमंत्री को है। जैसे हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरी व्यवस्थाएं, अपना मंत्रिमंडल, संसद के द्वारा सारे कानून पास होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र के, राष्ट्रपति के बाद प्रस्ताव जाता है, और भैया कुछ प्रस्तावों में क्या, बहुत ज़्यादा प्रस्तावों में ये है कि आपके पास पहुंचा है तो आपको उन्हें साइन करके लौटाना ही है। समझ गए मेरी बात, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली। अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली की क्या व्यवस्था है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें? बहुत अच्छे से समझो। देखो, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, राज्य अध्यक्ष का नाम मात्र का होना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये चारों चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। और दो चीज़ें और ली गई हैं, उनमें है एक तो है विधि का शासन। अब विधि का शासन क्या होता है? विधि का शासन मतलब होता है जो रूल है, जो नियम है, उनके अनुसार शासन हो। समझ गए? विधि का शासन। सेकंड है द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था। तो एक देखो, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एक हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया, मतलब उच्च सदन हो गया, एक हाउस ऑफ कॉमन हो गया, यानी कि निम्न सदन हो गया। लोअर हाउस, अपर हाउस, वहीं से एक कंसेप्ट बना हुआ है। ऐसे लोअर हाउस अपर हाउस नाम का ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये है कि भैया अपर, वहाँ पर क्या हुआ कि जो उच्च सदन था, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बड़ा जो उच्च सदन था, वहाँ पे थोड़े एलिट क्लास के लोग बैठते थे भैया, बड़े बड़े जो वैसे मतलब देश के कोई नामी लोग हैं या फिर कोई राजा महाराजा टाइप के, वो लोग बैठते थे, है ना, जो डेमोक्रेसी में बड़े महत्व का रहते हैं, वहाँ पर वो बैठते थे। और यहाँ पर भैया स्थिति ये है कि दोनों उच्च सदन, राज्यसभा, हमने भी वहाँ से कॉपी करके दे दिया कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को हमने उच्च सदन बोल दिया और लोकसभा को हमने निम्न सदन बोल दिया, जबकि ऐसा कोई उच्च सदन और निम्न सदन नाम का ऐसा कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। ठीक है, तो द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका ये है आपका, अब भैया मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। और भी सारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमने यूएस से ली हैं, अमेरिका से ली हैं। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया। अब देखो, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका से ली है, तो प्रस्तावना की भाषा भी अमेरिका से ली है। नहीं, मेरी बात सुनो, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने, यानी कि उसे उद्देशिका बोलते हैं, जो नेहरू जी ने उद्देशिका लिखी थी, उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भैया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समझ लो मेरी बात, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज बोलने में, मुझे भी फीवर था, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने उद्देशिका की भाषा ली गई है। मैं आगे आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा बता दिया है, डाउट में मत रहना, सॉरी। अब देखो, अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है भैया, अमेरिका से लिया गया एक तो मूल अधिकार लिए गए हैं, समझ गए, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखो यार, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आर्टिकल 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, ये विस्तृत रूप से आपको मैम समझाएंगी, बहुत अच्छे से बताएंगी कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिटी आपको मैम समझाएंगी, मैम बताएंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको संविधान के स्रोत में क्लियर कराना चाहता हूँ। समझ गए आप मेरी बात? नेक्स्ट भैया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो ली गई है हमने यूएस के संविधान पे, कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र होगी किसी भी प्रकार का, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है ना, तो उसी प्रकार बोला गया कि न्यायपालिका अपने कार्यों को करने के लिए या अपनी स्वयं की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उसके निर्णय में नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। देखो याद रखना, न्यायपालिका का ढांचा कैसा होगा, एकात्मक होगा कि कैसा होगा, ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों चीज़ें ली गई हैं आपकी अमेरिका के संविधान से। समझ में आया मेरी बात? अब देखो आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लग गया था, लगाया था ना, मतलब महाभियोग लगाया था, और भी एक तो और रहे हैं जिन पर महाभियोग लगा हुआ है। तो भैया इससे आप याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उन पर जो है महाभियोग लगा, तो उससे आपको याद रखना है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो महाराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएस से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भाई उपराष्ट्रपति का पद। अब भैया उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से आया है, वहीं से, अमेरिका से कंसेप्ट है। अब मेरी बात सुनो, आपको एक ऐसी व्यवस्था दिमाग में रखनी है कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। अब महाभियोग लगाया गया तो राष्ट्रपति तो किसी काम के नहीं रहे हैं, मतलब उन पर कोई चल रही है या फिर कुछ भी, एक देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, तो ट्रिक में कोई भी कंसेप्ट कोई भी वो चीज़ें नहीं आती हैं।
तो भैया आपको ये सोचना है कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग मान के चलो लग गया, अब लग गया तो राष्ट्रपति कैसे काम करेगा? मान के चलो राष्ट्रपति को काम ही नहीं करने दिया गया, काम नहीं करने दिया जा रहा, तो राष्ट्रपति की जगह काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति काम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे कब? जब उनका पद होगा तब। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, अमेरिका में है, तो वहीं पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया तो तुरंत जरूरत पड़ेगी कि भैया उपराष्ट्रपति का पद सृजित करो। तो सेम ध्यान रखो, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है आपका, ये देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो सही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीश के जो पद हैं उनको किस तरह हटाया जाएगा, क्या रूल रहेगा, है ना, उनको क्या मतलब एक प्रोसीजर रहेगी, वो सारी व्यवस्था जो है वो इसमें अमेरिका से ली गई है। समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ये चीज़ें आप 1 से 2 बार वीडियो सुनोगे, 2 से 3 बार वीडियो सुनोगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। समझ में ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है, अब देखो आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान जो है, आयरलैंड के संविधान से, ये देखो आयरलैंड का संविधान, एक सेकंड, ये क्या है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये देखो आयरलैंड के संविधान में क्या है, आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ली गई हैं। एक तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पेन चेंज कर लेता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम भैया बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के लिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, अब देखो 2 बातें सुनो, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये लिया गया है आयरलैंड से। अब भैया नामांकन मतलब समझते हो? नामांकन समझते हो? नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, नॉमिनेट करना। कौन नॉमिनेट करता है? कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य, तटरम सटरम, इन चीज़ों के नाम पे राज्यसभा में नामांकन करते हैं ना, नॉमिनेट करते हैं ना। तो उसी प्रकार राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं उनका नामांकन किया जाएगा, जिससे भैया एक समुदाय जो कि कला क्षेत्र का समुदाय है, जो कि विज्ञान क्षेत्र का समुदाय है, इस तरह के लोग भी हमारे राज्यसभा में हों, जिनका रिप्रेजेंटेटिव भी राज्यसभा में उपस्थित हो। नेक्स्ट एक और चीज़ अब मैं बता दूंगा आपको। देखो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया नामांकन, नामांकन को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनेशन। समझ गए मेरी बात? अब एक और व्यवस्था है, उसको बोलते हैं हम भैया निर्वाचन, यानी कि इलेक्टेड होना, यानी कि इलेक्शन। अब राज्यसभा में, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होंगे, कौन चुन के आएगा, ये चीज़ देखो। इलेक्शन ध्यान रखना, इलेक्शन लिया गया है तुम्हारा साउथ अफ्रीका से, यानी राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनमें सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, ये व्यवस्था हमने ली गई है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, यानी कि नॉमिनेशन कैसे होगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो लिया है हमने आयरलैंड से। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं। मैंने ये इसलिए यहाँ समझाया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। समझ गए मेरी बात? अब नेक्स्ट व्यवस्था क्या है कि भैया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन कहाँ से लिया? यहाँ से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से लिए गए हैं। इतनी सी चीज़ समझो, राष्ट्रपति जैसे निर्वाचित होगा, सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन वो तभी कर पाएगा। तो निर्वाचन होते से ही उसने सदस्यों का नामांकन कर दिया। और ये दोनों व्यवस्था कहाँ से ली गई हैं? ये दोनों व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। समझ गए मेरी बात? DPSP तो ईजी है, ये कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि कनाडा। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखो कनाडा के संविधान से एक तो लिया गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि वो वाली संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जो संघ सूची का विषय आप देखते हैं, संघ सूची में मैक्सिमम अधिकार जो है, बहुत हद तक चीज़ें जो है सुपीरियर केंद्र को माना गया है, मतलब इसमें बोला गया है। तो जो कनाडा से ये व्यवस्था ली गई है जिसमें केंद्र जो है सशक्त होगा, यानी कि केंद्र का पलड़ा भारी होगा राज्य की तुलना में। समझ गए? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है सर, US में ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। सॉरी यार। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट है आपका कि अपशिष्ट शक्तियाँ। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं कनाडा से। तो नाड़ा से क्या लिया गया है? नाड़ा से अपशिष्ट शक्तियाँ। समझ गए मेरी बात? अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। तो अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सूची समझ में आती है ना तीनों की तीनों। इनके बारे में भी ये बात आएगी कि कौन सी सूची कहाँ से ली गई है। समझ गए मेरी बात? अभी रुको जरा। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास। अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब क्या होता है? अब ये देखो, अपशिष्ट शक्तियाँ मतलब वो होता है, वे शक्तियाँ जिनमें तीनों सूचियों में, यानी संघ, राज्य और समवर्ती, तीनों सूचियों में से कोई भी सूची में विषय वो वाला नहीं है जो भविष्य में आने वाले समय में अगर कोई ऐसी विषय आता है, कोई ऐसी मतलब एक टेक्नोलॉजी या कोई भी व्यवस्था आती है जिसमें किसी भी प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। समझ में आ गया ये चीज़? ये है। अब देखो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति।
केंद्र के द्वारा क्या होगा, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो दो चीज़ें सुनो, राज्यपाल का कार्यकाल मैंने किसमें बताया, राज्यपाल का कार्यकाल बताया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसमें बताया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत मैंने बताया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात, आ गई ना समझ में। देखो वो शपथ वगैरह सारी चीज़ें राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन केंद्र का कहीं ना कहीं राज्य में एक अपॉइंट होता है व्यक्ति, वो राज्यपाल होता है। समझ गए मेरी बात। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये चीज़ें, ये देखो मेन जो व्यवस्था है, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके, वो एक तो है अपशिष्ट शक्तियाँ और एक है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। मतलब केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यपाल, केंद्र द्वारा नियुक्ति इसको छोड़ो, केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यपाल, नियुक्ति तो राज्यपाल की भैया राष्ट्रपति ही करता है। समझ गए मेरी बात। आगे सुनो, नेक्स्ट आपका है भैया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लेगा, ऑस्ट्रिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना। संवर्ती सूची आ गया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची जिसमें दोनों प्रकार के विषय होंगे, जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बन गया जिस पर ऐसे कोई विषय आ गया जिस पर दोनों ने ही कानून बना रखे हैं, तो और अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसमें वरीयता यानी कि उसमें सुपीरियरिटी कैसे दी जाएगी, उसे दी जाएगी सेंट्रल के कानून, यानी कि केंद्र के कानून उसमें सुपीरियर रहेंगे। समझ में आ गया संवर्ती सूची के विषय क्या होते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा, यानी कि उद्देशिका की भाषा। पहले ही बता दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखो भाषा शब्द याद रखना, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत संविधान में इसका वर्णन है। ये व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समझ गए ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। अब देखो जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब देखो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इसमें क्या होगा, जैसे आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 358 ने कुछ कहा है, वो क्या कहा है कि भैया आपातकाल में आर्टिकल जो 19 है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आर्टिकल 358 लगेगा या फिर आपातकाल लगेगा, उस परिस्थिति में आर्टिकल 19 जो है जिसमें 1 2 3 A B C इस तरह से फेज है ना आर्टिकल में, सॉरी, ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि अपने आप निलंबित हो जाएगा। ये बोला गया है आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं, जैसे भैया इधर उधर घूमना, कहीं भी जाके बस जाना, घूमने की स्वतंत्रता है ना, व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता है ना, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 में दी गई हैं। तो वो चीज़ें क्या है, आपातकाल के समय आप नहीं कर सकते, कहीं भी इधर उधर नहीं घूम सकता। आपने बोला भैया हमें तो अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है भैया, अभी आपातकाल लगा है। समझ गए मेरी बात। तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये बात है जर्मनी के संविधान से हमने ये चीज़ ली गई है। समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ भैया देखो अपने यहाँ पे 2-3 मैंने फोटो ले ली एक साथ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपके कि भैया सोवियत संघ। अब देखो सोवियत संघ का मतलब क्या हो गया, यूएसएसआर, यानी कि 1992 में यूएसएसआर अलग विभाजित हो गया, अलग से हो गया, जो कि रशिया अभी जिसे हम रूस कहते हैं, वो एक पूरा का बहुत सारे कजाकिस्तान मजाकिस्तान ये उज्बेकिस्तान है ना, बहुत सारे कंप्लीट देश थे जिनको कंप्लीटों को सोवियत संघ यूएसएसआर बोला गया था, लेकिन 1992 में ये विभाजित हो गए। ठीक है, ये अलग हो गया। अब वो जो है पार्ट है वो है रसिया वाला है। समझ गए। अब देखो जो सबसे बड़ा पार्ट है वो रशिया के पास है। अब सोवियत संघ से हमने क्या लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली गई हैं भैया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कि तीनों प्रकार के न्याय। अब तीनों प्रकार के न्याय कौन कौन से होते हैं, तीनों प्रकार के न्याय कौन कौन से होते हैं, तो देखो तीनों प्रकार के न्याय मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समझ रहे मेरी बात। प्रस्तावना में जो 3 न्यायों की बात है, अब तुम बोलोगे कि सर प्रस्तावना तो, अरे सर तीनों न्याय हमें नहीं पता। तो देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी कि भैया प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, प्रस्तावना याद होनी चाहिए। समझ रहे हो। अब मैंने क्यों बोला था आपको, क्योंकि इस अब जो तीनों प्रकार के न्याय की बात आई, स्वतंत्रता बारी आई, मतलब ठीक है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब अगर ये पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में उसने कि भाई संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो कैसे बताओगे। चलो तो कोई बात नहीं, बता दोगे 3 है, ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि भैया सीक्वेंस में बताओ, पहले आर्थिक न्याय है या फिर सामाजिक न्याय है या फिर राजनीतिक न्याय है, कौन सा न्याय है पहले, आ गए ना प्रॉब्लम है, आ गए ना प्रॉब्लम है। इसलिए कहता हूँ अपने पक्ष को हमेशा से मजबूत रखो। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। क्या दिक्कत है यार, हमारा संविधान है, हमें अपने देश की चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना, क्या दिक्कत क्या है। देखो लाइक जैसे बहुत ईजी यार, कुछ नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो इसको याद रखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सीक्वेंस थोड़ा कभी कभी ऐसे गड़बड़ा जाता है आप न्यू न्यू के लिए, लेकिन बहुत बार बोलोगे ना अपने आप फ्लो में आ जाएगा, है ना। जैसे हमने कोई भजन याद किया हुआ है, कोई भी गीत याद करते हैं, उसी तरह ये भी फ्लो में आ जाएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, कैसे आया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्या बोला मैंने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसकी प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि अब बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपने नागरिकों को ये चीज़ें देंगे, प्राप्त कराएंगे, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। अब देखो क्या बोला मैंने, तथा उन सब में, यानी कि उन सब व्यक्तियों में गरिमा, मतलब व्यक्ति के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता यानी कि भाईचारा, भाईचारा बढ़ाने के लिए। बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया, ये पूछ लिया उन्होंने कि भैया प्रस्तावना में बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया बंधुता शब्द हमें नहीं पता कहाँ से लिया गया है। तो बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बंधुता शब्द आपका लिया गया है फ्रांस से। समझ में आ गई मेरी बात, बताऊँगा सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही विस्तृत रूप से बताऊँगा, पहले सुनो। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज कितनी, आज मतलब उस दिन है ना, उस तत्कालीन कितनी तारीख थी, आज 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा। अब देखो वो जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, वो मैंने याद नहीं की है, मुझे याद भी नहीं हुई यार वो, है ना। तो इससे बढ़िया है कि पूरी प्रियम्बल भूलने से ज़्यादा बेटर है कि मैं उस लाइन को छोड़ूं और आगे बढ़ूं। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं, क्योंकि वो भी तो भारत के नागरिक थे, तो उनको भी तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा उस संविधान को, उस संविधान के नीचे वो भी तो आएंगे। तो इसलिए उन्होंने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो इसमें कितनी जगह न्याय की बात हुई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 जगह बात हुई, है ना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई। प्रतिष्ठा और समता यानी कि 2 प्रकार की समता की बात हुई। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है ना, अगर आ गया पेपर में पूछ लिया बताओ कितने प्रकार की समता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई, तो क्या करोगे, नहीं बस मुँह लटका के बैठ जाओगे। तो वो चीज़ हमें नहीं, देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ क्या है कि यार अपनी कुछ चीज़ें ऐसी रखो, कुछ चीज़ों पे अपनी ऐसी पकड़ बना के रखो जो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आती हैं, जिनको आप बहुत बेहतर कर सकते हो, जिनमें आपसे बेहतर कोई ना हो। हमेशा उस चीज़ को समझ के चलो, है ना। आप जिस लाइक, अब देखो पटवारी का भी एग्जाम था, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा था तो किसी की जीएस बहुत अच्छी थी, तो भैया जीएस बहुत अच्छी तो हो, अब पता चला मैथ्स तो बिल्कुल आता नहीं है कि सर पीएससी में लगे पड़े हैं तो मैथ्स की तो सवाल ही नहीं उठता। सी सेट में 35-40 नंबर आते हैं, वो तो हम पैसेज पैराग्राफ मामा का चाचा का बुआ का मोड़ा का फूफा का वो पढ़ के लगा देते हैं। अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई साहब कि भैया मैथ्स तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन साहब जीएस भी तो इतनी चीज़ नहीं पढ़ी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, सर हमें इंग्लिश आती नहीं है और हिंदी भी नहीं आती है। क्या नहीं आती है, तो भैया इंग्लिश नहीं आती तो कम से कम शुद्ध हिंदी लिखना सीख जाओ, कुछ चीज़ में तो परफेक्ट रहो, कुछ तो चीज़ें बेटर रहो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। मैथ्स नहीं आता तो जीएस आती है, जीएस भी बहुत बड़ा खेल करती है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आनी चाहिए आपका काम, आपको समझ गए। आपसे बेहतर उस काम को कोई ना कर पाए, इतना परफेक्ट बनाओ, इतना परफेक्शन रखो अपने काम में, समझ गए। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, ये तीनों प्रकार के न्याय मैंने बता दी। अब नेक्स्ट आता है कि दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मैंने बता दिया। अभी मैंने क्या बताया, नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको 3 बार बता दिया कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो यार वो बोलो ना यार, वो बताओ ना यार कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोला गया। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो चीज़ आप भी समझो, आप भी करो, आप बोलोगे जितनी बार बोलोगे। मैं और बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों पर ये चीज़ देखी भी है कि आप जहाँ वीडियो सुना करो ना, वहाँ बोल बोल के पढ़ा करो। वीडियो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, कहाँ से लिया गया नॉमिनेशन, कहाँ से लिया गया नॉमिनेशन, आयरलैंड के संविधान से। आप भी बोलो, आप भी तेज़ तेज़ बोलो, एक रूम में बंद कर लो अपने आप को,
अंदर बैठो, एग्ज़ाम का सिलेक्शन तभी से होता है, तभी पेपर निकलते हैं भाई। ये ऐसा नहीं होता है यार, मेहनत करनी पड़ती है। निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नामांकन कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। समझ गए? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, कहीं कोई समझने वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? जापान। जापान, अब बताओ सर जापान से क्या लिया गया है? जापान को समझाओ सर। जर्मनी आपने बता दिया। अब देखो जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? एक फैक्ट और याद करो, वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से सर आपने बता दिया, जर्मनी से आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होते हैं उनका जो स्थगन होता है वो लिया गया है जर्मनी से। अब सर हमें ये बता दो, कि जापान से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया? तो जापान से लिया गया है भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भैया? अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो सही प्रक्रिया है, जो सही कानून है वही वैलिड होगा। समझ गए? कुछ भी तो नहीं हो जाएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ गए मेरी बात? अब समझ गए मेरी बात? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? अच्छे से समझ में आ गया? इंग्लिश में लिखना है? अरे भैया लो 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 इंग्लिश में लिख देते, पिंक वाले से लिख दे, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आ गया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ गए? अब देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या भैया? ये टेढ़ा आड़ा क्यों जा रहा है भैया? टेढ़ा आड़ा क्यों जा रहा है? ये देखो अब सीधा अपन ने कर दिया, थोड़ा बहुत कोशिश की अपन ने करने की, ऐसे वैसे नहीं होगा वो, यही है व्यवस्था। अब देखो नेक्स्ट क्या भैया? फ्रांस से। अभी हमने बात की थी कि फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा। अब तुम बोलोगे ये क्या व्यवस्था सर, ये तो तुमने खतरनाक वाली लैंग्वेज बता दी, ये तो तुमने खतरनाक वाली भाषा बता दी। तो भैया गणतंत्र मतलब होता है रिपब्लिक, है ना? रिपब्लिक मतलब व्यवस्था, ये है रिपब्लिक की। सुनो बता रहा हूँ, ब्लैक पेन से बता देता हूँ। देखो रिपब्लिक मतलब होता है कि भैया जो देश का हेड है, जो देश का मुखिया है, जो देश का प्रथम नागरिक है, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति साहब। वो वंशानुगत नहीं होंगे सर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कोविंद सर जी जो है आगे अपने बेटे को राष्ट्रपति बना देंगे। नहीं, राष्ट्रपति चुनकर ही आएगा। बाकायदा जो इलेक्शन होता है, जो प्रोसीजर है, उसके द्वारा ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना हो, वो कैसा हो? चुनकर आए, वो उसका निर्वाचन हो, उसे बोलते हैं देश में गणतंत्रात्मक ढांचा। यानी कि देश का जो उच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट पोजीशन क्या है? नेक्स्ट पोजीशन है हमारी कि भैया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। मैंने बताया ना अभी आपको। बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। ये स्वतंत्रता, समता, ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये तीनों शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता, ये तीनों फ्रांस से लिए गए। अभी मैंने बताया, जब प्रियम्बल पढ़ा तब भी बताया। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये तीनों शब्द जो है, ये तीनों शब्द लिए गए हैं तुम्हारे फ्रांस के संविधान से। समझ के आ गया तुम्हें? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ। विधि की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएस से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? मैं तो देखो एक मिनट सुनो, ये अपने पास पेज है, सुनो बहुत अच्छे से सुनो। विधि की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से। समझ गए? अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राइटिंग पे मत जाना यार। देखो भाई, क्योंकि मैं आपको ना तो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ना मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ यार। हम कंसेप्ट को पकड़े वही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है, कहाँ से ली गई बताओ? ये ली गई है जापान से। कुछ तो कमेंट में बता दिया करो भाई। ये ली गई है, ये यूएसए से ली गई है, और ये ली गई है हमारी, ये ली गई है, ये यूएसए से ली गई है, ये ली गई है हमारी जापान से। विधि की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। समझ गए? बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? बंधुत्व यानी कि आपसी भाईचारा, प्रेम, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। समझ गए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से ली गई हैं। और तीनों न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? तीनों न्याय लिए गए हैं आपके यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और तीनों न्याय। ऊपर जाएगा क्या ये? ठीक है, हम यहीं पर लिख लेते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल ड्यूटीज़ और न्याय, तीनों प्रकार के न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। देखो यार बहुत अच्छे लेक्चर बनाया, बहुत मेहनत की है। 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसे कंप्रेस कर दूँ, थोड़ा सा स्पीड में मैं थोड़ी सी अपनी बढ़ा दूँ। तो जब कंप्रेस करूँगा तो थोड़ा सा 2-3-4 मिनट और कम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ आई ना? आपको ये चीज़ आपको बेहतर लगी? अगर आपको ये चीज़ बेहतर लगी हो तो प्लीज़ यार बताना, प्लीज़ मुझे समझाना कि अगर कोई दिक्कत तो नहीं आई है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आई है, कोई इशू तो नहीं आया है, या फिर हो सकता है एक आध शब्द अगर छूट गया हो तो
पिन कर देना, कमेंट में पिन कर देना, कमेंट में मैसेज कर देना, सब बता दूंगा यार, सब समझा दूंगा। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ लगे ना तुम्हें, नहीं सर नहीं आया समझ में, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और वीडियो बना दूंगा। मेरा जो अपना जो उद्देश्य है ना यार, आपका भी उद्देश्य है यहाँ पर आए हो, आपने अगर वो 30-35 मिनट की वीडियो देखी, इतना टाइम दिया है, तो आपको चीज़ बेहतर मिले। मेरा भी उद्देश्य है कि अगर मैं 35-40 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कुछ बेहतर दूँ, समझ गए? दोनों का टाइम जा रहा है, दोनों की चीज़ें जा रही हैं, दोनों को कुछ ना कुछ बेहतर मिलना चाहिए, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक वाइक करना हो तो कर देना, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, इतनी सी बात है। थैंक यू, जय हिंद।